प्लीज़ वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। आई एम सेल्फ टू बी शिव कुमार यादव एंड जैसे कि हमने बात किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं कि हम वीडियो को स्टार्ट करते समय कुछ मोटिवेशनल लाइन आपके लिए पर्सनली रखें जिससे आप मोटिवेट हो। तो मेरा पर्सनल और जो जिसमें मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ मोटिवेशन के लिए वो ये है कि बेटा इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा सकती है 110%। जब तक तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक तुम खुद ना कंसीडर करो कि मैं किसी से डिफीट नहीं होऊंगा, आई एम बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन योर सेल्फ, भाई कोई भी मार के चला जाएगा 110%। समझ रहे हो? आज की सोसाइटी ऐसी हो गई। तो खुद को बिल्ड करो, पढ़ो, गेन करो, पोटेंशियल और एनर्जी जो भी है स्टोर करो। समय आने पे बिंग और अर्जुन श्री कृष्ण आपके साथ हैं। युद्ध में अपने बाण को सही समय पे छोड़ो, जब पेपर हो उस समय अपने कलाबाजी नॉलेज जो भी हो उसे दिखाओ। सो बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पर्सन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो ये न्यूटन का फोर्थ लॉ है कि यू आर गोइंग टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय द सोसाइटी इफ़ यू डोंट हैव द पावर, मनी, रिस्पेक्ट एंड ऑल दिस थिंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हंस रहा हूँ लेकिन अगर आप हंसोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फ्यूचर समझ में आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, सो एक्ट मार्क एज अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इट वॉज लेंदी एंड डिटेल्ड। अच्छा, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल। भाई साहब, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम शेड्यूल का नाम सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड है उसका नाम यहीं से आया है। फर्स्ट टाइम कि इतने 321 सेक्शन है और 10 शेड्यूल बनाए गए। तब किसके थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फीचर की बात करेंगे। ओके, इसका फीचर क्या है? कुछ तो होगा। So it provide for the establishment of the old Indian Federation consisting of the provision and the princely state as unity। देखिए, ऑल इंडियन फेडरेशन को स्टेबलाइज किया जिसमें प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविज़न दोनों एक साथ थे। ठीक है, द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट इन द टर्म ऑफ 3 लिस्ट। तो भाई साहब, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट है जैसे अभी हैं, उस समय भी लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और वहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट को लिया गया। ठीक है, so divided the power between the center and unit in the term of the 3 list, federal list that is for the center and initially जो उसमें आइटम रखे गए थे 59 रखे हुए थे। प्रोविजनल दैट इज़ फॉर द प्रोविंस, इनिशियली उसमें कितने सब्जेक्ट थे? 54 सब्जेक्ट थे। कंकरेंट लिस्ट फॉर द बोथ, उसमें कितने सब्जेक्ट थे? 36 सब्जेक्ट थे। एंड रेसिडुअरी पावर वाज गिवन टू द वायसराय, और जो फाइनल पावर किसके पास था? वायसराय के पास था। फाइनल डिसीजन वही लेगा। हाउएवर द फेडरेशन नेवर कम into being as a princely state did not join। और फेडरेशन कभी आया ही नहीं। क्यों नहीं आया भाई साहब? कभी फोर्स में आया ही नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन ही नहीं किया। समझ रहे हैं? और नेक्स्ट है कि इट एबॉलिश द डायरची मीन्स आर्टिकल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट एबॉलिश द डायरची इन द प्रोविजन। इनको दिक्कत होने लगा कि जो ये रूल्स और जो भी लॉ एंड पावर प्रोवाइड किए थे प्रोविंस में, उससे इनको दिक्कत होने लगा। इन्होंने एबॉलिश कर दिया डायरची को कि भाई प्रोविंस में डायरची सिस्टम जो ड्यूल रूल था वो नहीं होगा। एंड इंट्रोड्यूस द प्रोविजनल ऑटोनॉमी। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आपने प्रोविजनल ऑटोनॉमी इन्होंने प्रोवाइड किया इन इट्स प्लेस। सो प्रोविंसेस वेर अलाउड टू एक्ट एज ए ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव। चलो, फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ अच्छा किया है in their own respective sphere। ठीक है, the act introduced the responsible government in the provision and the governor was required to act with the advice of the ministers responsible to the provisional legislative and come into the effect of 1935। okay, it provided for the adoption of the diarchy at the center। लेकिन भाई साहब, प्रोविजन से तो हटा दिया लेकिन कहा कि सेंटर में डायरची मतलब ड्यूल रूल रहेगा।
बाई कैमरल सिस्टम रहेगा, ठीक है। द फेडरल सब्जेक्ट वेर डिवाइडेड इनटू द रिजर्व एंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट, हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू द ऑपरेशन। इन्होंने कहा कि जो फेडरल सब्जेक्ट होगा उसको भी हम डिवाइड कर देंगे रिजर्व और ट्रांसफर में, जबकि ये लागू नहीं हो पाया। ओके, इट इंट्रोड्यूस द बाई कैमरल इन द 6 आउट ऑफ द 11 प्रोविजन। देखिए 11 प्रोविंस थे जिसमें से 6 के जगह पे 6 में 11 में से 6 में क्या लागू हुआ, बाई कैमरलिज्म लागू हो गया था। ओके, लेजिस्लेटिव ऑफ बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविजन, जो आज यूपी में है, यूपी बोलते हैं, were made bicameral consisting of the legislative council as a upper house and the legislative assembly as a lower house. Okay, and many were restricted to place on the, okay, if the further it further extended the principle of communal representative। अरे मार दो गोली भाई साहब, मिले ना इनके, मतलब मार दो कि ये कभी लाइफ में, मैं क्या बोलूँ, छोड़ो यार। ये ऐसे बंदे थे ना कि जिनसे मतलब पूरी सोसाइटी डैमेज हो गई, इंडियन सोसाइटी को कम्प्लीटली इन्होंने मेंटली, स्पिरिचुअली, ट्रेडिशनली हर तरीके से डैमेज कर दिया इन्होंने। देखिए अभी भी इन्होंने डिसाइड किया कि भाई साहब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव है, जो 1909 में स्टार्ट हुआ था, 1909 में, वो अभी तक चल रहा है और इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिए इन्होंने, बाय प्रोवाइडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास। ठीक है, डिप्रेस क्लास के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन ये जो कास्ट के नाम पे जो तुम कर रहे हो वो तो गलत था ना। अच्छा, शेड्यूल्ड कास्ट एंड वुमेन एंड लेबर, दिस इज गुड। ओके, इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया को फिर एबॉलिश कर दिया, स्टेबलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1958। काउंसिल ऑफ इंडिया किसके थ्रू स्टेबलाइज हुआ था, जो रिवोल्ट हुआ था उसके जस्ट बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया था, उसके थ्रू काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेबलाइज किया गया था, जिसको इन्होंने अब एबॉलिश कर दिया। सो द सेक्रेटरिएट ऑफ स्टेट for the India was provided with a team of advisory. Okay, it extended the franchise about the 10% of the total population। अब इन्होंने कहा कि भाई साहब पहले क्या था कि पैसे के, एजुकेशन के और 2-3 क्राइटेरिया था जिसके भी यहाँ पे ये फ्रेंचाइज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई साहब अब हम 10% प्रोवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन के, वोटिंग राइट उनको हम प्रोवाइड करेंगे, जितना भी पॉपुलेशन है उसमें से 10% लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड होगी। ओके, इट प्रोवाइड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट। मतलब एक मिनट के लिए सोचो, इनके पास ना अभी उतना कंट्रोल नहीं था पैसे का, ऑफिशियली था, मतलब एक होता है ना कि बैंक के थ्रू कंट्रोल करना। इन्होंने बैंक लाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट टाइम थ्रू द आर्टिकल मीन्स थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 कि भाई साहब हम रिजर्व बैंक बनाएंगे, उसके थ्रू करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे। क्रेडिट इन द सेंस क्रेडिट फ्लो, करेंसी फ्लो को कंट्रोल करेंगे। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ नॉट ओनली द फेडरल पब्लिक सर्विस बट आल्सो द प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द 2 and more प्रोविजन। ठीक है, इन्होंने स्टेबलाइज किया, फेडरल पब्लिक कमीशन को भी स्टेबलाइज किया, प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टेबलाइज किया, जॉइंट पब्लिक सर्विस को भी स्टेबलाइज किया। दैट इज गुड फॉर द इंडियंस। ओके, सो इट प्रोवाइडेड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट, फर्स्ट टाइम फेडरल कोर्ट, मतलब मान लीजिए कि प्रोविंस में या फिर सेंट्रल से जो निचले लेवल स्तर था वहाँ पे कोर्ट का स्टेबलाइज होना। ठीक है, कब हुआ था, 1937 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो जैसे मैंने लाइन ब लाइन पढ़ाया है, आप लाइन ब लाइन रिपीट करिए, लर्न करिए और अपने भेजे में उतार लीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।